अभिवादन। आज हम ज्ञान के एक बहुत पुराने खजाने में झांक रहे हैं। हमारे पास स्रोत हैं शाला के तंत्र, आयुर्वेद, नेत्र विज्ञान और ईएनटी सिद्धांत के कुछ अंश। हमारा मकसद आयुर्वेद की इस शाखा से, जो खास तौर पर सिर और गर्दन के रोगों से जुड़ी है, उसमें से आंखों की देखभाल से जुड़ी सबसे जरूरी बातें निकालना। वैसे तो शाला के तंत्र में कान, नाक, गला, मुंह, दांत सबका जिक्र है, पर आज हमारा फोकस रहेगा आंखों पर, नेत्र विज्ञान पर। बिल्कुल। शालाक्य तंत्र आयुर्वेद की 8 प्रमुख शाखाओं में से एक है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा भी कहते हैं इसे। आज हम इन स्रोतों के आधार पर देखेंगे कि आयुर्वेद आंखों को कैसे समझता है, उनकी बनावट, उनका काम करने का तरीका और हाँ, उनमें होने वाली बीमारियां और उनके इलाज के तरीके भी। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच है नेत्र स्वास्थ्य के बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो ये है कि ये ग्रंथ सिर्फ बीमारियों की लिस्ट नहीं देते। ये आंख की बनावट, मतलब नेत्र रचना शरीरा, उसकी एनाटॉमी हाँ होती है। हाँ, और ये नींव जरूरी है ताकि रोगों को ठीक से समझा जा सके। देखिए, स्रोत रोगों के मूल कारणों पर भी गौर करते हैं, सामान्य हेतु जिसे कहते हैं। अच्छा, कारण? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो कारणों को 2 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। एक वो जो शरीर के अंदरूनी असंतुलन से पैदा होते हैं, जिन्हें निज कहा गया। अंदरूनी मतलब बॉडी के अपने इश्यूज से। जी बिल्कुल। और दूसरे वो जो बाहरी वजहों से होते हैं, चोट, इन्फेक्शन या पर्यावरण के तत्व। इन्हें आगंतुक कहा गया। ये विभाजन अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। क्या ये भी बताया है कि कौन से कारण ज्यादा गंभीर होते हैं या उनका इलाज अलग होता है? स्रोतों इस पर विस्तार से बताते हैं कि कारण जानने से रोग की प्रकृति, वो कैसे बढ़ेगा, जिसे संप्राप्ति कहते हैं, अच्छा। उसे समझने में मदद मिलती है। अच्छा। और इसी से इलाज की दिशा तय होती है। साथ ही रोगों के शुरुआती लक्षण, पूर्व रूप, उनको पहचानना कितना अहम है, इस पर भी जोर है, ताकि प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आ जाए। फिर आता है रोगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नेत्र रोगा। अच्छा। और वो बहुत ही व्यवस्थित है। चलिए इसी वर्गीकरण को थोड़ा करीब से देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोगों को आंख के किस हिस्से में समस्या है उसके आधार पर बांटा गया है। जैसे पहला है संधिगत रोग। सही समझा आपने। संधि मतलब जहां 2 हिस्से मिलते हैं, जैसे पलक और आंख का सफेद हिस्सा या आंख का कोना। अच्छा, जंक्शंस पर। हाँ, जंक्शंस। इस श्रेणी में एक उदाहरण है पुयालस। अच्छा। ये शायद लैक्रिमल सैक की सूजन, मतलब डेक्रोसिस्टाइटिस जैसा है। अच्छा। आंख के कोने में सूजन और पस। ओ हाँ, देखा है ऐसा। और एक और है कृमि ग्रंथि। कृमि ग्रंथि, वो क्या होता है? इसे अक्सर पलकों के किनारे की ग्रंथियों में इन्फेक्शन या ब्लेफराइटिस से जोड़ा जाता है। ये दिखाता है कि वो कितने सूक्ष्म स्तर पर ऑब्जर्व कर रहे थे। वाकई। अब अगर पलकों पर आए तो वर्तमागत रोग है। वर्त मतलब पलक। इसमें तो कुछ बहुत आम सी लगने वाली चीजें होंगी शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे अंजनानमिका, जिसे हम आम भाषा में गुहेरी या स्टाई कहते हैं, पलक पर दर्द वाली फुंसी। हाँ। और उत्संगिनी, जो पलक में एक बिना दर्द वाली गांठ होती है, जैसे कैलेजियन। लेकिन कुछ गंभीर चीजें भी हैं, जैसे पक्ष्मकोप। पक्ष्मकोप का क्या मतलब है? इसमें पलकें अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, या फिर उनके बाल आंख की सतह, मतलब कॉर्निया पर रगड़ खाते हैं। ओह, ये तो बहुत तकलीफदेह होगा। हाँ बिल्कुल। इसे आधुनिक चिकित्सा में ट्राइकियासिस या एंट्रोपियन कहते हैं, और ये कॉर्निया को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मतलब सिर्फ बाहरी सूजन ही नहीं, पलकों की बनावट में गड़बड़ी पर भी ध्यान दिया गया। और भी कई कंडीशंस हैं, जैसे पोथेकी, जिसे ट्रैकोमा जैसे गंभीर इन्फेक्शन से जोड़ा गया है। समझ गया। तो पलकों के रोगों का भी काफी डिटेल वर्णन है। अच्छा, अब आंख के सफेद हिस्से पर आते हैं, शुक्लगत रोग। शुक्ल मतलब सफेद, तो स्क्लेरा और कंजंक्टाइवा से जुड़े रोग हुए ये। जी, इसमें एक आम समस्या है अर्म, जिसे टेरिजियम कहते हैं। हाँ, वो जिसमें आंख के सफेद हिस्से से एक मांस जैसा बढ़कर काले हिस्से पर आने लगता है। बिल्कुल वही। धूप और धूल वाली जगहों पर ये ज्यादा कॉमन है। एक और दिलचस्प नाम है अर्जुना। अर्जुन? हाँ, इसे आंख के सफेद हिस्से पर खून का धब्बा जम जाने, यानी सब कंजंक्टाइवल हेमरेज से जोड़ा जाता है। अच्छा, वो जो एकदम लाल स्पॉट बन जाता है। हाँ। हालांकि ये दिखने में डरावना लगता है, पर अक्सर खतरनाक नहीं होता। अर्जुन नाम कैसे पड़ा होगा, ये सोचना भी रोचक है,
क्या इस श्रेणी में स्क्लेरा मतलब आंख की बाहरी सफेद मोटी परत, उसकी सूजन का भी जिक्र है? हाँ, है। सिराजोला और सिरापीडिका जैसी स्थितियों का वर्णन है। इन्हें एपिस्क्लेराइटिस या स्क्लेराइटिस से समझा जा सकता है। मतलब सिर्फ कंजंक्टाइवा ही नहीं, स्क्लेरा के रोगों पर भी उनकी नजर थी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब आते हैं आंख के सबसे जरूरी हिस्से पर, नजर के लिए काला हिस्सा यानी कॉर्निया। इनसे जुड़े रोग कृष्णगत रोग कहलाते हैं। हाँ, और ये बहुत गंभीर हो सकते हैं। स्रोत सवर्ण शुक्र का वर्णन करते हैं। सवर्ण शुक्र मतलब कॉर्निया पर घाव या अल्सर, कॉर्नियल अल्सर। ये इन्फेक्शन या चोट से हो सकता है, और अगर ठीक ना हो तो अंधापन भी कर सकता है। ओह, दूसरी तरफ है अवराण शुक्र। इसमें कॉर्निया धुंधला पड़ जाता है, ओपेसिटी आ जाती है, लेकिन शायद बिना एक्टिव घाव के। ये पुरानी चोट या बीमारी का निशान हो सकता है। क्या कॉर्निया के शेप में बदलाव का भी जिक्र है? हाँ, अजक जाता का उल्लेख है। इसे कॉर्निया के असामान्य रूप से आगे उभर आने यानी स्टैफिलोमा से जोड़ा गया है। ये अक्सर कॉर्निया की कमजोरी की वजह से होता है। साथ ही कृष्णगत रोगों के तहत ही आंख की अंदरूनी सूजन जैसे यूवाइटिस या इरिडोसाइक्लाइटिस का भी वर्णन मिलता है। ये क्लासिफिकेशन वाकई बहुत लॉजिकल है जगह के हिसाब से। अब सर्वगत रोग यानी जो पूरी आंख को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे कॉमन है अभिषंद। अच्छा, ये कंजंक्टिवाइटिस हुआ। आँख आना? हाँ, आमतौर पर वही समझते हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण स्थिति है अधिमंथ। अधिमंथ इसे अक्सर ग्लूकोमा से जोड़ा जाता है। आंख के अंदर प्रेशर बढ़ने की एक गंभीर बीमारी है ये, और नजर को परमानेंट नुकसान पहुंचा सकती है। और यहाँ एक बहुत ही रेलेवेंट चीज मिलती है, शुष्काक्षिपाक। स्रोत इसे ड्राई आई सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से जोड़ते हैं। हाँ, ये सोचना कितना अमेजिंग है कि आज की डिजिटल दुनिया की ये आम समस्या, आंखों का सूखापन और उससे जुड़ी जलन, इसका जिक्र इतने पुराने ग्रंथों में है। हाँ, ये वाकई गौर करने लायक है। ये दिखाता है कि शायद लाइफस्टाइल या पर्यावरण के कुछ फैक्टर्स तब भी आंखों में ड्राइनेस पैदा करते थे, और उन्होंने इसे पहचाना और क्लासिफाई किया। उनका ऑब्जर्वेशन सिर्फ इन्फेक्शन या चोट तक सीमित नहीं था। ग्लूकोमा पर भी अलग से जानकारी है। आंख के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, एक्वस ह्यूमर, उसके फ्लो और उसके बिगड़ने से होने वाले प्रकारों का वर्णन भी है। अब आते हैं उस श्रेणी पर जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, दृष्टिगत रोग, यानी वो रोग जो सीधे देखने की क्षमता पर असर डालते हैं। जोड़ा जाता है, जैसे मायोपिया, हाइपरोपिया। नजर का नंबर मतलब? हाँ, वही। और उम्र के साथ पढ़ने में दिक्कत यानी प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। हाँ, ये वो स्टेज है जहां शायद चश्मे से मदद मिल सकती है। और मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। उसके लिए काच और लिंगनाश शब्द मिलते हैं। लिंगनाश का मतलब है दृष्टि का नाश, और इसे मुख्य रूप से कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद से समझा जाता है। अच्छा। जहां आंख का जो नेचुरल लेंस है वो धुंधला पड़ जाता है। स्रोत में उम्र के साथ होने वाले मोतियाबिंद मतलब कफज लिंगनाश और उसकी सर्जरी यानी शस्त्रकर्म का भी जिक्र है। सर्जरी का जिक्र? ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या रतौंधी का भी उल्लेख है, नाइट ब्लाइंडनेस? हाँ, नक्तांध्य यानी रात को न दिखना, इसका भी वर्णन है। इसे कुपोषण, खासकर विटामिन ए की कमी से होने वाले नेत्र रोगों के तहत रखा गया है। मैलन्यूट्रिशनल आई डिसऑर्डर्स। ये तो पब्लिक हेल्थ के लिहाज से आज भी बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि आधुनिक लगने वाली बीमारियां जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाँ, मधुमेह जन्य दृष्टि रोग, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, जरा जन्य पीत बिंदु उपघात AMD, और ऑप्टिक नर्व का सूख जाना, दृष्टि नाड़ी शोष यानी ऑप्टिक एट्रोफी, इन सब का वर्णन भी इन स्रोतों में मिलता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ऑब्जर्वेशन कितना गहरा और डिटेल्ड था। अब अगर इलाज की बात करें तो आयुर्वेद सिर्फ दवाएं खाने या लगाने तक सीमित नहीं है। नेत्र रोगों के लिए विशेष प्रोसीजर्स हैं जिन्हें क्रियाकल्प कहा जाता है। क्रियाकल्प, ये सुनने में कुछ अलग लग रहा है। ये क्या होता है? ये बेसिकली आंखों पर दवा पहुंचाने या उन्हें आराम देने की खास टेक्निक्स है। सोचिए, ये दवा को सीधे वहीं पहुंचा रही हैं जहां उसकी जरूरत है। अच्छा, टारगेटेड थेरेपी जैसा? हाँ, कह सकते हैं। जैसे तर्पणा में आंखों के चारों ओर आटे की एक दीवार जैसी बनाते हैं, फिर उसमें औषधीय घी या तेल भरते हैं और आंखें उसमें कुछ देर डूबी रहती हैं। ओह,
माना जाता है कि इससे आंखों को पोषण मिलता है और सूखापन कम होता है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या और भी ऐसी प्रक्रियाएं हैं? हाँ, कई है। जैसे सेक में औषधीय तरल की हल्की धार कुछ ऊंचाई से आंख पर डाली जाती है। आश्चोतना आई ड्रॉप्स डालने जैसा है। पिंडी में औषधीय लेप की पोटली बनाकर आंखों पर रखी जाती है। विडालका में पलकों के ऊपर लेप लगाया जाता है और अंजन में काजल की तरह दवा आंख में लगाई जाती है। तो हर प्रक्रिया का अपना एक खास मकसद है। जी हाँ, उसे रोग की अवस्था देखकर चुना जाता है। इन क्रियाकल्पों के पीछे का प्रिंसिपल क्या है? क्या ये सिर्फ दवा पहुंचाने का जरिया है या इनका अपना भी कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट है? अच्छा सवाल है। माना जाता है कि ये प्रक्रियाएं दवा को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होने में मदद करती हैं, लोकल सूजन या जलन कम करती हैं, आंखों की मसल्स को रिलैक्स करती हैं और आंखों के टिश्यूज को पोषण देती हैं। तो ये सिर्फ दवा पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि खुद में एक उपचार का हिस्सा है। और क्या इलाज में पंचकर्म की भी भूमिका है? और सर्जरी का क्या? आपने मोतियाबिंद की सर्जरी का जिक्र किया था। हाँ, स्रोत बताते हैं कि शरीर के ओवरऑल शुद्धिकरण के लिए पंचकर्म नेत्र रोगों में भी उपयोगी हो सकता है। और सर्जरी की बात करें तो भेदन कर्म मतलब चीरा लगाना, लेखन कर्म खुरचना जैसे ट्रकोमा में यूज होता है, और छेदन कर्म काट कर निकालना, ऐसी सर्जिकल प्रक्रियाओं का वर्णन है। सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं? नहीं, सर्जरी से पहले की तैयारी पूर्व कर्म, मेन प्रोसीजर प्रधान कर्म और बाद की देखभाल पश्चात कर्म, सबका जिक्र है। यहाँ तक कि संज्ञाहरण यानी एनेस्थीसिया के तरीकों का भी वर्णन मिलता है। ये तो चिकित्सा का एक पूरा सिस्टम लगता है। दवाओं यानी द्रव्यों के बारे में क्या जानकारी है? क्या खास तरह की जड़ी बूटियां हैं आंखों के लिए? दवाओं का भी क्लासिफिकेशन है उनके काम के आधार पर। जैसे सूजन कम करने वाली, इन्फेक्शन रोकने वाली, इन्फेक्टिव जिसमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल गुणों वाली जड़ी बूटियां शामिल हो सकती हैं। आंखों में नमी लाने वाली ल्यूब्रिकेंट्स, आर्टिफिशियल टीयर्स, पुतली फैलाने या सिकोड़ने वाली माइड्रियाटिक्स, मायोटिक्स, और हाँ, चक्षुष्य द्रव्य चक्षुष्य यानी वो जड़ी बूटियां जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए सामान्य रूप से फायदेमंद मानी जाती हैं। उनका और उनसे बने नुस्खों, योग का भी विस्तृत वर्णन है। त्रिफला इसका एक बहुत फेमस उदाहरण है। अब रोकथाम वाले पहलू पर आते हैं। स्वस्थ वृत्त, ये क्या है? हाँ, स्वस्थ वृत्त यानी स्वास्थ्य रक्षा के नियम। इसमें आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सही दिनचर्या, आहार और विहार मतलब लाइफस्टाइल का मार्गदर्शन है। अच्छा, डेली रूटीन और खान पान। जी, क्या खाना आंखों के लिए अच्छा है, आंखों की सफाई कैसे करनी है, किन चीजों से बचना है, ये सब बातें इसमें शामिल हैं। ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाले सिद्धांत पर जोर देता है। और इसमें कुपोषण से होने वाले नेत्र रोगों का जिक्र भी अहम है, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी या ज़ेरोफ्थैल्मिया। हाँ जी, ये आज की एक बड़ी समस्या है कई जगह। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्रोत कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी के महत्व को भी छूते हैं। यहाँ तक कि नेत्रदान, आई बैंक और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन जैसी अवधारणाओं की भी बुनियादी जानकारी मिलती है। कमाल है। साथ ही आंखों की चोट यानी नैनाभिघात और आंख में कुछ पड़ जाने यानी आगंतुक शल्य पर क्या करना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन है। तो ये सारी चर्चा से ये साफ है कि शालाक्य तंत्र सिर्फ बीमारियों की एक लिस्ट नहीं, बल्कि नेत्र स्वास्थ्य के लिए एक बेहद व्यापक और व्यवस्थित नजरिया पेश करता है। इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रोगों के कारण, लक्षण, वर्गीकरण से लेकर मेडिकल, सर्जिकल और सबसे महत्वपूर्ण निवारक उपाय सब कुछ शामिल है। हाँ, इसकी खासियत है रोगों को स्थान और प्रकृति के आधार पर बारीकी से वर्गीकरण करना, क्रियाकल्प जैसी यूनिक उपचार पद्धतियां और स्वस्थ वृत्त के जरिए स्वास्थ्य बनाए रखने पर जोर। ये एक होलिस्टिक दृष्टिकोण है जो सिर्फ बीमारी ठीक करने पर नहीं, बल्कि आंखों को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने पर भी उतना ही ध्यान देता है। तो ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये हमें दिखाता है कि ज्ञान किसी एक पद्धति या समय तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल की इन प्राचीन प्रणालियों में, खासकर नेत्र देखभाल जैसे विशेष क्षेत्रों में, आज भी काफी रेलेवेंट और गहरी अंतर्दृष्टि मिल सकती है। सही कहा। और यहाँ एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हम अक्सर फौरी और शायद सतही समाधान चाहते हैं, क्या शालाक्य तंत्र का ये समग्र, व्यक्ति केंद्रित और निवारक दृष्टिकोण हमारे नेत्र स्वास्थ्य के प्रति हमारी सोच को और बेहतर नहीं बना सकता?
क्या आधुनिक नेत्र विज्ञान की तकनीकी प्रगति और आयुर्वेद के सदियों पुराने ज्ञान के बीच तालमेल बिठाकर मरीजों के लिए और भी प्रभावी देखभाल का रास्ता खोजा जा सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।